जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर सकता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और दिन और रात अपने ऊपर मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आपका सिलेक्शन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा रिवीजन करते हैं एंड कितने अच्छी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ मॉक टेस्ट को देते हैं। स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एंड प्रतिदिन टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज। दोस्तों, सुबह 7 बजे आप सभी के लिए ये मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज हम करने वाले हैं बच्चों मॉक टेस्ट नंबर 45। फिजिक्स के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। टारगेट है टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन इसका पहला पहला क्वेश्चन 1101 1101 1100 क्वेश्चन करा चुका हूं बच्चों। आज 1101। जेनर डायोड का सही संकेत। डायोड जो होते हैं जेनर, फोटो और इलेक्ट्रो। तो जेनर डायोड जो होता है उसका साइन जो होता है, वैसे डायोड का जो साइन होता है वो ये होता है बच्चों, पी डायोड। लेकिन जेनर डायोड के लिए अगर हम बात करें, जेनर डायोड जो पोटेंशियल को कंट्रोल करता है, काम पोटेंशियल कंट्रोल करना होता है, का साइन होता है बच्चों। ये जो एन है वो इस तरीके से बनाया जाता है। राइट ऑप्शन इस तरीके से। नंबर 1102। यदि एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी, तरंग दृष्टकारी मतलब कंप्लीट तरंग है। पूर्ण तरंग दृष्टकारी की बात करें तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी का 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा है। इससे प्राप्त निर्गत ऊष्माओं की आवृत्ति होगी, ये बोला है बच्चों। पूर्ण तरंग दृष्टकारी का मतलब ये होता है बच्चों, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। यहां पे इनपुट है एसी और यहां पे आपके पास पी एन डायोड लगा है इस तरीके से, और यहां से आउटपुट है, ये है 50 हर्ट्ज। कुछ इसके कारण इस तरीके से आएगा, ये ऐसे जाएगा और ये 50 इससे निकलेगा और नेगेटिव वाला 50 इससे निकलेगा, तो ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, ये डायोड हो गया। डायोड जो होते हैं वो एसी को डीसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल ये फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है कि कितनी हर्ट्ज हो जाएगी। तो 100 का हो जाएगा 200 और 50 का 100। ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी की कहानी है। नेक्स्ट 1103। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। दोनों के संयोजन किया गया, तो संयोजन करने पर क्षमताएं, नेट क्षमता बतानी है बच्चों। फोकल लेंथ को अगर हम जोड़े तो 1/f नेट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 यानी 1/40 सेंटीमीटर फोकस लेंथ। अब ये तो हो गया बच्चों उत्तल लेंस। अगर हम कॉनकेव की बात करें, अवतल की बात करें, तो अवतल लेंस के लिए आ जाता है बच्चों नेगेटिव, तो -1/25। ये हो जाएगा बच्चों 200। एलसीएम 25 × 200 और 25 × 40, ये 200 आ गया। 4 से 5 बार और 25 × 200, ये हो जाएगा बच्चों -3/200। ये नेट फोकल लेंथ आ गई, और माइनस का साइन ये बता रहा है कि यह कॉनकेव लेंस की तरह कार्य करेगा बच्चों। अगर हम पावर देखें तो पावर आ जाएगी 100 गुणा -3/200। 100 क्यों बच्चा हुआ? क्योंकि वो सेंटीमीटर था तो मीटर में बदला, और फिर ये डायोप्टर, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1.5 डायोप्टर। -1.5 डायोप्टर, तो राइट आंसर इज द ए। बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे बच्चों, ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चनों को। आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1104। वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ऐसा कौन है जो रियल इमेज बना सकता है? देखो बच्चों, रियल जो इमेज होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा उल्टी बनती है। कैसी बनती है बच्चों? उल्टी। इमेज रिवर्स बनती है। प्लेन मिरर सीधी इमेज बनाता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर सीधी इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर भी सीधी इमेज बनाता है। लेकिन जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस भी आपका सीधी इमेज बनाता है। कहां गया मिरर? आएगा ये वाला, ये बनाता है बच्चों उल्टी, मतलब ये बनाएगा उल्टी इमेज, और ये उल्टी बनाएगा और रियल बनाएगा। ठीक है बच्चों, जो अवतल दर्पण जो होता है वो उल्टी इमेज बनाता है और रियल बनाता है, तो राइट आंसर इक्वल टू दिल्ली।
एक ग्रा का एक पिंड एक डोरी ए से लटकाया गया है, इसके नीचे भाग में एक अन्य डोरी सी लटकाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में ऑप्शन भी दे रखा है एंड ये डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में। अब यदि सी पर अचानक बल, ठीक है, अचानक झटका दें तो कौन सा भाग पहले टूटेगा? बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ए बी भाग टूटेगा या बी सी भाग टूटेगा? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये लोग यही समझते हैं कि अगर मैं सी को खींचूंगा तो ए बी भाग टूटेगा, क्योंकि ए बी भाग पे वेट ज्यादा है। मेरे भाई अचानक खींच रहे हैं। जब आप किसी चीज को रैंडमली खींचोगे, मान लो टेंशन टी लगाया आपने, तो यहां से टेंशन टी लगाया तो ये तरंगें वापस लौट कर यहीं आ जाएंगी। क्या होगा? ये तरंगें ऐसे जाएंगी और यहां से टकराकर वापस लौट के आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा टी, तो यहां लग जाएगा 2t, जबकि यहां पे लगेगा टी। इसी वजह से मेरे भाई पहले भाग कौन सा टूटेगा? बीसी भाग पहले टूटेगा, बीसी भाग पहले टूटेगा, डोरी का बीसी भाग पहले टूटेगा। और अगर ये धीरे धीरे खींचेगा बिना झटका दिए तो ए भी भाग टूटेगा, क्योंकि 1 kg का वेट भी है तो वो जल्दी तोड़ेगा उसे, क्योंकि 10 न्यूटन तो यही लगा रहा है। लेकिन झटका देने से इसी भाग टूटेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि झटका देने से तरंगें उत्पन्न होंगी और तरंगें यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट आएंगी। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1106, किसी द्रव्यमान पर लगने वाला बल दे रखा है 6i - 8j + 10 के तथा उत्पन्न त्वरण 1 मीटर पर सेकंड। वस्तु का द्रव्यमान होगा। मास के बारे में पूछा बच्चों, बताइए। सिंपल है, F बराबर ma लगाते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपके पास फोर्स नेट कितना आ जाएगा? नेट आ जाएगा रूट के अंदर 36 + 8 × 2 = 64 + 10 का 100, ये हो जाएगा रूट के अंदर 200। ये आ जाएगा बच्चों 10√2 न्यूटन। ये बच्चों फोर्स आया। और एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास F बराबर ma, F कितना दे रखा है? 10√2। मास आपको निकालना है और एक्सेलेरेशन 1 दे रखा है, तो आ जाएगा 10√2 kg। तो बस वो मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए दिया गया है। अगला 1107 क्वेश्चन, न्यूटन की गति का तृतीय नियम निम्न के संरक्षण पर आधारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है। बच्चों न्यूटन की गति का थर्ड लॉ क्या होता है कि यहां से अगर आप फोर्स लगा रहे हैं F12, तो यहां से बैक फोर्स आएगा F21। और बच्चों आप जानते हैं F12 बराबर जो होता है वो होता है -F21। अगर मैं इसको जोड़ूंगा F12 + F21 बराबर 0 आ रहा है, यानी डिफरेंस ऑफ फोर्स बराबर आ गया 0। डिफरेंस ऑफ फोर्स होता है बच्चे, जो फोर्स होता है एफ नेट लिख लेता हूं मैं इसे, एफ नेट कितना आ गया बच्चों? 0। एफ नेट होता है dp/dt बराबर 0। जो फोर्स होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, चेंजिंग मोमेंटम रिलेटिव बाय टाइम। तो आपको पता चल गया dp बराबर 0, मार दो इंटीग्रेशन तो p बराबर आ जाएगा कांस्टेंट। तो बच्चों ये डेरिवेशन किया है मैंने, डायरेक्ट नहीं समझाया, तो ये बात ध्यान रखिएगा। न्यूटन की गति का जो थर्ड लॉ होता है वो मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? वेक्टर बतानी है। धारा घनत्व बिल्कुल जे, ये वेक्टर होता है और ये होता है I/एरिया। तो करंट डेंसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए आंसर ए आएगा बच्चे। ताप बढ़ाने पर चालकों और अर्धचालकों का विशिष्ट प्रतिरोध रो। देखो बच्चों, रो जो होता है, रो चालकों में अगर हम बात करें वो प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, और अर्धचालकों में सेमीकंडक्टर में बात करें, अर्धचालकों में प्रोपोर्शनल टू 1/θ होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ताप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो चालकों का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और सेमीकंडक्टर का घट जाएगा। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, सी आंसर इज द करेक्ट बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1110, दिए गए परपथ में अमीटर और वोल्टमीटर का पाठ्यांक 3 एम्पियर और 6 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस आर बताना है। इसका मतलब इससे वायर से बहने वाला जो करंट है वो 3 एम्पियर है, और जो पोटेंशियल है वो बच्चों वो 6 वोल्ट है। तो इससे पास होने वाले रेजिस्टेंस के बारे में बताना है। तो आप जानते हैं V = IR। तो V कितना दे रखा है? 6, और I दे रखा है 3, और ये आ गया R। R की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 ओम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत रहेगी। क्या दे रखे रहेगी बेटा? कि वोल्टमीटर जो मापता है
वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर जो मापता है बच्चे वो मापता है हमेशा आरएमएस वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं आप केवल बाहर की आउटसाइड वैल्यू मापता है। लेकिन यहां पे जो लगा होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो लगा होगा वो वोल्टमीटर, इसमें सेल दे रखा है क्या? सेल तो नहीं दिया, पहले ये देखो सेल तो नहीं दिया। नीचे दिए गए परपथ में अमीटर और वोल्टमीटर का पाठ्यांक 3 एम्पियर और 6 वोल्ट है, तब प्रतिरोध आर की वैल्यू होगी। वोल्टमीटर बाहर का ही आउटपुट मापता है, ठीक है। अच्छा एक चीज, अगर ये सेल हुआ, अगर ये सेल हुआ तो ई बराबर आ जाएगा वी प्लस आई आर। तो यहां से अगर हम देखें ई बराबर वी इक्वल टू होता है आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो यहां से आ जाएगा आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा ई। और ई अगर मेरे पास दे रखा है 6 वोल्ट और करंट है 3, तो ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहां से पता चलेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू आ रही है 2 ओम। समझे बच्चों? एक जगह 2 ओम आ रही है, तो यानी आर का मान 2 से छोटा है, तो इसका मतलब आर का मान 2 से छोटा है, आर का मान 2 ओम से छोटा है। तो 2 ओम से छोटा है, ये चीज निकल के आ रही है बच्चों। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें क्या दे रखा है, इज द करेंट सो लिव द ammeter and the voltmeter reading are 3 ampere and 6 volt respectively, then the value of resistance R, बिल्कुल सही है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक 6 वोल्ट, तो वोल्टमीटर कभी आरएमएस वैल्यू तो मापता नहीं है, वोल्टमीटर कभी सेल का मैन नहीं मापेगा, वोल्टमीटर हमेशा मापेगा तो एक्सिट जितना हो रहा होगा वही मापेगा। तो इसीलिए वोल्टमीटर जो मापेगा बच्चे, ये हमेशा विभव को मापेगा, विभव को बच्चों, ना कि ईएमएफ को। बच्चों याद रखिएगा, ना कि ईएमएफ को, केवल पोटेंशियल को मापेगा, ना कि ईएमएफ को बच्चे। तो इसीलिए ये वाला आइडिया गलत हो जाएगा। आइडिया कौन सा हो जाएगा बच्चे? ये। तो करेक्ट आंसर आएगा 2 ओम, बिल्कुल सही है। अगर वोल्टमीटर ईएमएफ मापता, विद्युत वाहक बल यानी ई, तो बच्चों आंसर आ जाता लेस देन। क्वेश्चन नंबर 1111, क्या नंबर है यार, 4 बार एक एक। एलसीआर सीरीज में शक्ति गुणांक अधिकतम होता है। पहले तो आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि पावर कॉफिशिएंट कहते किसे हैं। बच्चों पावर कॉफिशिएंट जो होता है उसे बोलते हैं हम कॉस पाई, और कॉस पाई होता है बच्चों आर अपॉन जेड। अब ये चाहते हैं हम कि ये मैक्सिमम हो, और इसके मैक्सिमम के लिए आर बराबर जेड होगा, और जेड की जो वैल्यू होती है वो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होती है बच्चों। और आर बराबर जेड के लिए, जेड के लिए एक्सएल बराबर एक्सी होना चाहिए, ये है पॉइंट। तो बच्चों राइट आंसर इक्वल टू एक्सएल बराबर एक्सी। बहुत बढ़िया, एक एक चीज समझाइए आपको। 1112 क्वेश्चन, चित्र में अज्ञात प्रतिरोध एक्स के किस मान के लिए परपथ में बिंदु बी और डी के बीच विभवांतर शून्य होगा? ये कहना चाह रहा है बी पॉइंट एंड डी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल 0 होगा। कौन सा मान है? अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल 0 है तो ये हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। इन दोनों को मिलाकर देखूं तो मैं 1/2 ओम, इन दोनों को मिलाकर देखूं तो 1/2 ओम, इन दोनों का रेशियो बराबर इन दोनों का रेशियो, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये आपस में दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये 12 ओम बराबर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में 6 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? 6 ओम आ गई बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 1113, बढ़िया क्वेश्चन। एक विद्युत परपथ में धारा वोल्टता से, देखो बच्चों एलसीआर सर्किट की ये कहानी है, यहाँ रेजिस्टेंस होता है एंड करंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? करंट नहीं, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे रहता है करंट और पोटेंशियल वहां रहता है। अब हम यहाँ देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर रहता है, एल होता है लार्ज, तो यहाँ रहता है एक्स एल, बच गया एक्सी, तो यहाँ रहता है एक्सी। अब इसने ये कहा है कि धारा जो होती है वोल्टता से π/2 पीछे है, ये π/2 पीछे है, तो π/2 किससे पीछे है बच्चों? एल सर्किट से। किससे है बच्चों? एल सर्किट से। एल आगे होता है, एल सर्किट में करंट पीछे होता है, आर सर्किट में साथ में होता है, और सी सर्किट में आगे होता है करंट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों 1114, रेडियो सक्रिय अवक्रिया
92x 232 एंड बाई 200। तो अल्फा पार्टिकल, तो बच्चों इसके मास में डिफरेंस देखो, और अल्फा पार्टिकल में 4 का डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। तो 232 ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन 204, तो मास का डिफरेंस आ गया बच्चों यहां पर 28। अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है बच्चों 4 ही। तो अगर मैं 28 में 4 का भाग दे दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 7 अल्फा पार्टिकल हैं। 7 चौक 28, अल्फा पार्टिकल कितने बच्चों? 7। क्वेश्चन नंबर 1115, यदि किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा जो दे रखा है वो दे रखा है 40, और प्रिज्म एंगल यानी ए जो दे रखा है वो दे रखा है 60, तो आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल जो होता है, जो आई होता है वो होता है डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 प्रिज्म के लिए बच्चों। तो डेल्टा एम 40 प्लस ए कितना है 60/2, बोले तो 50, 50 डिग्री। आंसर आ जाएगा बच्चों सी। अगला क्वेश्चन, द्विआधारी संख्याएं 1 0 0 1 0 एंड 1 1 0 1 1, इसको मैच कराना है, 3 और 2 5, 3 और 2 5, जोड़ना है। 0 + 1 1 होता है बच्चों, 1 + 1 1 0 होता है, हासिल एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये 1 1 1 0 1, तो 1 1 1 0 1 बच्चों, 1 1 1 आ रहा है, 4 1 आ रहा है, 0 और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 + 1 0 0, ये 1, ये 1, फिर ये 1 बच गया। एक मिनट दोबारा से कर लेते हैं। 0 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। 1 + 1 1 0 होता है, 0 0 0, यहाँ 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 1 + 1 होता है 1 0, ये आएगा आंसर। 1 0 1 1 0 1, 1 0 1 1 0 1, 1 0 1 1, क्या दिक्कत है? 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1, इसमें 4 हैं, ये बात मिस्टेक लिख रखी है, 3 0 ही है, हमने 2 लिख रखी है, देखो ध्यान से, ये जरूर गलत क्वेश्चन, तभी आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। 1 0 0 1 0, फिर 1 1 0 1 1, ये है क्वेश्चन। तो यहां से 1 1 + 1 1 हो जाएगा, यानी 0, 1 + 1 जो होता है वो होता है बच्चों, 1 + 1 जो होता है 1 0, तो 0 हासिल एक लग जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और लास्ट में भी 1, तो 4 बार 1 0 1, ये आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1117, निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण सरलावत गति को निरूपित नहीं करता? एसएचएम को कौन डिनोट नहीं करता? साइन और कॉस के अलावा कोई नहीं करता, ध्यान रखना। साइन करता है, कॉस करता है, कॉम्बिनेशन 10 नहीं करता, ये एसएचएम की क्वेश्चन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन बच्चों, नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। नॉर गेट जो होता है ना बच्चा, उसको आप लिख सकते हैं नॉट प्लस और, जो और का होता है बच्चों होता है बाई ए प्लस बी, इसका करना है नॉट, ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, या इन दोनों में से कोई एक, आंसर आ जाएगा बंबई। अगला, निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक गेट है? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल उन्हें कहते हैं जिनमें से शेष अन्य बन जाते हैं। तो यूनिवर्सल में एक तो आता है नॉर, एक आता है नंद, याद रखना बच्चों, ये यूनिवर्सल गेट के अंदर आते हैं, और जो और नॉट और एंड जो होते हैं वो मेन गेट आते हैं, और ये जो होते हैं ये मुख्य गेट होते हैं, इनको यूनिवर्सल गेट नहीं कहते, मुख्य गेट बच्चे। अगला, 2 kg और 4 kg के 2 ब्लॉक, द्रव्यमान इतने इतने kg है, दोनों के द्रव्यमान केंद्र का भी है, किससे जा रहे हैं बच्चों? ग्रेविटी फोर्स से। और ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव होता है, और नॉन कंजर्वेटिव से अगर कोई वस्तु मूव कर रही है तो उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता, तो सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0। बढ़िया क्वेश्चन था, 1 सेकंड में खत्म। गोलीय कोष के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, गोलीय कोष के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो जी होता है उसके बारे में पूछा है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर गुरुत्वीय गोलीय कोष दे रखा है, ये खोखला दे रखा है, ग्रेविटी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता 0, उसी प्रकार ये भी 0 होगा।
अगला क्वेश्चन बच्चों 1122, कोई कण अनंत से पृथ्वी की ओर गिर रहा है, इनफाइनाइट से गिर रहा है, तो जब पृथ्वी से टकराएगा उस समय एस के वेलोसिटी होगी, जब एस्केप से जाता है तो इनफाइनाइट पे पहुंच जाता है। उल्टा एस्केप वेलोसिटी वी एस्केप वेलोसिटी, एस्केप होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बट इसकी कैलकुलेशन दे रखी है तो ये होता है √GR, √2GR, तो √2GR आंसर बम्बई। अगला 27 केल्विन एंड -123 केल्विन टेम्परेचर के बीच कार्लो इंजन की एफिशिएंसी होगी। टेम्परेचर T1 आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट केल्विन, इसको हमें केल्विन में बनाना है तो 273 इसमें जोड़ देंगे, तो आ जाएगा बच्चों 300 केल्विन। T2 टेम्परेचर जो दे रखा है वो दे रखा है -123 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -123 प्लस 273, तो बोले तो बच्चों यहां से बचेगा 150 केल्विन। अब आपको निकालनी है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आएगी डेल्टा टी अपॉन इनिशियल क्रॉस 100, तो डेल्टा टी कितना है 300 माइनस 150 बटे इनिशियल 300 गुणा 100। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम देखेंगे तो ये बचेगा 15, 300 से ये 3 बार कट जाएगा, और ये बचेगा बच्चों 150 बटे 3, तो बोले तो 50%, 50%। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। 1124, एक समबाहु प्रिज्म में एंगल ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, इंसिडेंट एंगल आई तो दे रखा है वो 45, तो प्रिज्म कोण जो होता है साइन, ये होता है साइन आई बटे साइन आर, आर की जगह लगा देंगे a/2, होता है ये प्रिज्म में, तो साइन आई यानी साइन 60, साइन इंसिडेंट एंगल 45 दे रखा है, साइन 45 बटे साइन a/2 60/2, तो साइन 45 1/√2, और ये साइन 30 यह आएगा 1/√2, साइन 30 1/2, यह आ जाएगा √2, √2 मतलब 1.414। और ये लास्ट क्वेश्चन 1125, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से समझ लीजिए। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि ग्राफ बनाना है वस्तु के वेग के साथ, वेग और समय के साथ। जब कोई वस्तु को आप ऊपर फेंकोगे तो लगातार वेलोसिटी डाउन होगी और समय बढ़ेगा, वेलोसिटी डाउन होगी, ये तो गलत हो गया, तो वेलोसिटी डाउन होगी, ये भी गलत हो गया। आप यहां पे देखेंगे तो समय बैक आ रहा है, जहां समय बैक आ रहा होगा वो गलत है, तो ये तो समय बैक नहीं आ सकता, समय तो बढ़ेगा, तो वेलोसिटी लगातार डाउन होगी और मैक्सिमम पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगी, बिल्कुल सही है, यहाँ जीरो हो रही है, इसमें भी जीरो हो रही है, लेकिन ऊपर जाकर वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव, लेकिन इसमें फिर पॉजिटिव आ रही है, तो ये गलत हो गया, तो क्या आ रही है नेगेटिव, इसलिए आंसर आ जाएगा दिल्ली। क्या बच्चों, ये थे आप सभी के दोस्तों 25 क्वेश्चन जो कंप्लीट हुए। यहाँ से आगे आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट में देखेंगे। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों आप सभी के लिए बहुत सारे सिलेक्शन हो रहे हैं। शशांक डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।